आज के मुख्य समाचार। मनाली में मौसम साफ होते ही मॉल रोड पर लौटी रौनक। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जनता को गुमराह किया, अभिषेक ठाकुर। रेणुका डैम परियोजना पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार का बयान। शिमला कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने संभाला पदभार। नए अध्यक्ष के साथ मिलकर संगठन को सक्रिय बनाएंगे, हरीश राठा। संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे इंद्रजीत सिंह। विधायी प्राथमिकता बैठक को औपचारिकता बना रही सरकार, विपिन परमार। अस्पताल की बदहाली पर शिमला नागरिक सभा ने जताई गंभीर चिंता। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने रेणुका विधानसभा क्षेत्र संगठन और अन्य मुद्दों को लेकर बयान देते हुए कहा कि रेणुका डैम परियोजना की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और अब जाकर परियोजना की प्रक्रिया शुरू हुई है। उन्होंने इसके लिए क्षेत्र वासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने बताया कि रेणुका डैम से प्रभावित क्षेत्र के कुछ लोग मुख्यमंत्री से मिले और अपनी समस्याएं उनके समक्ष उनके द्वारा रखी गई। लगभग 150 परिवारों को इस डैम से भारी नुकसान हो रहा था। विनय कुमार ने कहा कि उनकी मांग रही है कि ऐसे कई लोगों की जमीन और पेड़ों का सही ढंग से आकलन नहीं किया गया था। इस मुद्दे पर सरकार अब गंभीरता से विचार भी कर रही है और समाधान की दिशा में कदम भी उठा रही है। उन्होंने आशा जताई है कि प्रभावित लोगों की समस्याओं का जल्द ही संतोषजनक समाधान निकलेगा। आज मैं रेणुका विधानसभा क्षेत्र की कुछ ज्वलंत मुद्दे थे उसके बारे में बोलना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि सभी को पता है कि एक नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है रेणुका डैम प्रोजेक्ट। और रेणुका डैम प्रोजेक्ट जो है कई सालों से ये मांग हमारी क्षेत्र की चली आ रही थी और अब जाके रेणुका डैम प्रोजेक्ट का टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हुआ है। तो उसके लिए मैं क्षेत्रवासियों को बधाई भी देना चाहता हूं और साथ ही में हमारे जो इफ़ेक्टेड फैमिलीज़ थी उनके कुछ नुमाइंदे 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आए थे और उन्होंने अपनी 3-4 मांगे, प्रमुख मांगे जो ऑस्टीज़ की थी, डैम से प्रभावित जो लोगों की मांगे थी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। और मैं आपके माध्यम से आज धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जो हमारी वर्षों से एक मांग चली आ रही थी, हाउसलेस जो हमारी 150 फैमिलीज़ थी, 150 फैमिलीज़ जो हमारी हाउसलेस थी, उनको R&R के तहत ऑस्टीज़ की भूमिका, मतलब कि लैंडलेस की भूमिका जो उनकी एक क्राइटेरिया होता है उसमें नहीं लिया गया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए और बोर्ड ने उसको पास किया और बोर्ड से अब वो जो फैमिलीज़ है वो डैम इफ़ेक्टेड जो लोग हैं उनमें शामिल, ऑस्टीज़ में उन 150 फैमिलीज़ को शामिल किया गया। उसके लिए मैं तहे दिल से अपने क्षेत्रवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और भी 1-2 मांगे हमारी और थी जिसमें कि सही ढंग से ज़मीन की पैमाइश नहीं हुई है या कितने पेड़ गए हैं या कितने लोगों की जो बस्तियां उजड़ी है, उसको लेके भी हमने और मांग रखी थी। तो उस पे भी सरकार बहुत गहन विचार कर रही है। दूसरी जो प्रमुख हमारे एक प्रोजेक्ट था वो रेणुका से जो गिरी नदी है उसके बीच में एक ब्रिज है जो पूरे एरिया को कनेक्ट करता है। और वो ब्रिज जो है डॉक्टर YS परमार जी जब वहाँ से विधायक हुआ करते थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस पुल का निर्माण किया गया था। उसके बाद मैंने अपनी प्राथमिकता में 2012-13 में उस डबल लेन ब्रिज को रखा था और उसका जो 14 करोड़ का प्रावधान पैसे का किया गया था वो CRF से किया गया था। CRF में उस
प्रोजेक्ट को किया गया था और 14 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन हुए थे और उसके बाद उसका टेंडर हुआ था। टेंडर होने के बाद उसका 8 करोड़ का जो कार्य हो गया था और बीच में फॉरेस्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। तो ये भी मैं अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि उसकी क्लियरेंस अभी फॉरेस्ट से आ गई है। एनवायरनमेंट से दिल्ली से हमारी सरकार ने पूरे प्रयास किए और एनवायरनमेंट से उस केस को हम क्लियर करके लाए हैं और निश्चित तौर पे जो अभी 6.5 करोड़ रुपए का जो अभी ब्रिज बनना बाकी है, जो अधूरा काम है, वो भी हम लगभग 1 महीने के अंदर उसका टेंडर प्रोसेस कंप्लीट करके उस ब्रिज का काम शुरू कर देंगे। क्योंकि जो पुराना ब्रिज है वो जर्जर हालत में और उसकी कंडीशन ठीक नहीं है और उसके जो मापदंड होते हैं लगभग 50 वर्ष से ऊपर उस ब्रिज को हो गया हुआ बने हुए। तो नए ब्रिज का जो अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं 1 महीने के अंदर, उसको वो ब्रिज भी बन के अब तैयार हो जाएगा। और दूसरी कुछ विशेष बातें ये भी आ रही थी बीच में कि कई जगह सड़कों की बात आ रही थी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और PMGSY 4 जो हमारा स्टेज 1 है उसमें हमने अपने जो रोड्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ते हैं उसको जोड़ने की कोशिश की। पर अब जो नई गाइडलाइंस PWD विभाग की आई है उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि 1 बीघा पे 1 किलोमीटर पे आपने 7 बीघा जो भूमि है वो सरकार के नाम करनी है, तभी आपके 1 किलोमीटर की सड़क बनेगी। तो इसी तरह से हमारे जो घाटों पंचायत की कैल जो गांव है उसके बहुत बार वीडियो वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पे और वो दिखा रहे थे कि कई वर्षों से यहाँ सड़क नहीं बनी है। और सड़क ना बनने का कारण ये है कि लोग अपनी भूमि नहीं देते हैं और जिसके कारण हम उसको अपने प्रोजेक्ट में शामिल नहीं कर सकते। तो इस तरह की कुछ सोशल मीडिया पे भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कुछ लोगों द्वारा। और विपक्ष को मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जब से रेणुका चुनाव क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का हमें अवसर मिला है, हमने अपना पूरा प्रयास किया है, पूरा प्रयत्न किया है कि लोगों की सेवा में जो भी हम कर सकें वह हमारा भरसक प्रयास रहा है। पिछले कल हमने प्लानिंग की मीटिंग में बड़ी डिटेल से पूरे रेणुका चुनाव क्षेत्र की मांगे जो है सरकार के सामने रखी। भारतीय जनता पार्टी सोलन जिला प्रवक्ता अभिषेक ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत करों के विभाज्य पूल में 0.914% हिस्सा प्रदान किया है, जो कि लगभग 13,949 करोड़ रुपए की राशि बनती है। उन्होंने बताया कि यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक है, जो हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही बड़ी आर्थिक सहायता को दर्शाती है। अभिषेक ठाकुर ने कहा कि इसके बावजूद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा यह कहना कि केंद्र सरकार हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है, यह पूरी तरह तथ्यहीन और जनता को गुमराह करने वाला बयान है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा गलत आंकड़े और अधूरी जानकारी प्रस्तुत कर प्रदेश की जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 15वें वित्त आयोग में हिमाचल का हिस्सा 0.830% था, जबकि अब 16वें वित्त आयोग में इसे बढ़ाकर 0.914% कर दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के अधिकारों में कटौती नहीं बल्कि वृद्धि की है। अभिषेक ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस झूठ और भ्रम फैलाने के लिए प्रदेश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से यह अपेक्षा होती है कि वह तथ्य और सच्चाई के आधार पर जनता के सामने बातें रखे, न कि राजनीतिक कारणों से भ्रम पैदा करे। और हिमाचल प्रदेश के मुखिया आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने शाम को प्रेस बाइट में कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए आज का दिवस काला दिवस है और प्रदेश को गुमराह करते हुए प्रदेश की जनता के सामने एक झूठा आंकड़ा पेश किया कि प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपया 15वें वित्त आयोग के समाप्त होने के कारण प्रदेश को होगा।
जबकि सत्य और तथ्य इससे परे है। तथ्य और सत्य यह है कि टैक्स कलेक्शन केंद्र सरकार का जो रहता था 2024-25 में, आंकड़ों में अगर बात की जाए तो लगभग 10,525 करोड़ रुपया केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को दिया। 2025-26 की बात की जाए तो वह बढ़कर 11,520 के लगभग करोड़ रुपया प्रदेश की जनता के डेवलपमेंट कार्यों के लिए दिया गया। अब 16 वित्त आयोग में यह आंकड़ा लगभग बढ़कर 23,088.97 लगभग इतना अधिक पैसा अब प्रदेश की जनता को मिलने जा रहा है, यानी लगभग 13,949 करोड़ रुपया 16 वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू होने के बाद मिलेगा। यानी टैक्स कलेक्शन में जब 14 वित्त आयोग था तो हमें मिलता था 7.13%। जब 15 वित्त आयोग आया तो हिमाचल प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो पैसा मिलता था वह था 0.830%, और अब वह बढ़कर 16 वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होते ही अब हमें जो पैसा आंकड़ों में मिलेगा वो होगा 0.914%, यानी लगभग पिछले से बढ़कर पैसा हिमाचल को मिलेगा। परंतु हिमाचल प्रदेश में प्रदेश के मुखिया ने हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने कहा कि लगभग प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है, जबकि सत्य यह है कि अब हमें 23,000 करोड़ से अधिक लगभग पैसा हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए मिलेगा। तो जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रदेश की जनता के सामने जो आंकड़ा रखा है वो बिल्कुल ही तथ्यहीन है, निराधार है। इस बात के लिए, इस झूठ के लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी तो आपके इस झूठ के ऊपर आपसे इस्तीफे की मांग करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा नेता एवं विधायक विपिन परमार ने छोटा शिमला स्थित सचिवालय के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि शिमला और कांगड़ा जिलों के विधायकों की आयोजित विधायी प्राथमिकता बैठक में भाजपा विधायकों ने अपने क्षेत्रों से जुड़े विकास मुद्दों को विस्तार से उठाया, लेकिन सरकार ने इसे केवल औपचारिकता के रूप में लिया। उन्होंने बताया कि बैठक में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग तथा लंबित डीपीआर से जुड़े मामलों को प्रमुखता से उठाया गया। पेयजल योजनाओं के लिए धन स्वीकृत का इंतजार है, लेकिन परियोजनाओं की डीपीआर तक तैयार नहीं हो रही है। परमार ने मांग की कि यदि सरकार ऐसी बैठकें आयोजित कर रही है तो विधायकों की प्राथमिकता निधि की राशि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रीय कार्य समय पर पूरे हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की 4 में से 2 किश्तें समाप्त कर दी गई है और जो राशि स्वीकृत हुई है वो भी ट्रेजेडी से जारी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐच्छिक निधि के भुगतान में देरी हो रही है, जिससे जरूरतमंद लोगों को सहायता मिलने में बाधा आ रही है। उन्होंने बताया कि बैठक में अन्य भाजपा विधायकों ने भी अपने मुद्दे रखे। विधायक विक्रम ठाकुर ने क्षेत्रीय विकास कार्यों पर प्रस्तुति दी। पवन काजल ने शिक्षा और सड़क से जुड़े विषय उठाए, जबकि रणवीर सिंह निक्का ने चक्की क्षेत्र में अवैध खनन और बाहरी हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया। शिमला और कांगड़ा जिला के एमएलओ की थी और हमने बहुत विस्तार से अपनी बात यहाँ पर रखी, परंतु मुझे ये लगता है कि ये बैठक सरकार की ओर से मात्र एक औपचारिकता रही। अगर हम लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग और अपनी डीपीआर के बारे में बात करें तो काफ़ी वर्षों से इंतज़ार में है कि हमारी सड़कों के ऊपर पैसा दिया जाए, हमारी फ्लो इरिगेशन स्कीम के ऊपर पैसा दिया जाए, हमारे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के ऊपर पैसा दिया जाए, परंतु उस पर डीपीआर ही तैयार नहीं हो रही है। और दूसरा, हमने एक बात और कही है कि अगर ये प्राथमिकता की बैठक रखी गई है तो विधायकों की जो किट्टी है हाई रेंज वो बढ़ाई जाए। दूसरा, हमने एक बात और यहाँ पर अपने विधायक प्राथमिकता की बैठक में रखी है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि
जो 4 किस्तों के रूप में हर वर्ष एक विधायक को डेवलपमेंट के काम के लिए, कहीं पर सड़क टूट गई है, कहीं पर पुली टूट गई है, कहीं पर रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है, और यहाँ प्राकृतिक आपदा के बाद तो सरकार ने ये प्रावधान किया था कि विधायी क्षेत्र विकास निधि का पैसा भी प्राकृतिक आपदा में अलग अलग जगह पर दे सकते हैं, परंतु हमारी 2 किस्तें ख़त्म कर दी गई। और यहाँ पर जो किस्त दी गई थी आज से कुछ महीने पहले, वो भी सेल्फ हम भेज रहे हैं। जिलाधीश महोदय उस पर स्वीकृति देते हैं, पर जो ट्रेजरी है वहाँ पर से पैसा नहीं निकलता है। उसी तरीके से जो ऐच्छिक निधि है, जो एक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में कहीं कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, कोई गरीब है, कोई अपाहिज है, कोई बीमारी से ग्रसित है, किसी गरीब बेटी की शादी है, नौजवान को किसी टूर्नामेंट में कोई प्रोत्साहित राशि दी जानी है, वो राशि भी ट्रेजरी से नहीं निकल रही है। इन सारी बातों को हमने बहुत हमारे चारों जो हमारे विधायक हैं, श्री विक्रम जी बहुत सीनियर विधायक हैं, इन्होंने भी अपने क्षेत्र की, अपने इलाके की बात को तथ्यात्मक तरीके से रखा। उसी तरीके से भाई पवन काजल जी जो कांगड़ा के हमारे विधायक हैं, उन्होंने भी शिक्षा को लेकर के व अन्य सड़कों को विषय को लेकर के सारी बात यहाँ रखी। रणवीर सिंह निक्का जी ने जो चक्की खड्ड में खनन हो रहा है और जिस तरीके से साथ में लगते राज्यों के लोग उस चक्की का खनन कर रहे हैं, उन बातों को यहाँ पर रखा गया है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हम सभी भाजपा के विधायकों ने जो काम 2017 और 22 के बीच में, चाहे वो भवनों का निर्माण था, चाहे वो अस्पतालों का निर्माण था, चाहे वो पुलों का निर्माण था, चाहे वो सड़कों का निर्माण था, चाहे वो रेस्ट हाउसेस का निर्माण था, 22 के बाद उस पर एक भी पैसा नहीं दिया गया, एक भी पैसा नहीं दिया गया। हमने यही कहा है कि तुम उद्घाटन कर लो, तुम आओ, परंतु अधूरे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पर वेटनरी पॉली क्लिनिक है, उनको पूरा कर दीजिए। कहीं पर रेस्ट हाउसेज है, उनको पूरा कर दीजिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI है, उनको पूरा कर दीजिए। फ्लो इरिगेशंस की स्कीम है हमारे तमाम इलाके में, जो न्युगल खड्ड से, बिनवा खड्ड से या अन्य नदियों से चलती हैं, वो क्षतिग्रस्त हैं, उनको पूरा कीजिए। परंतु मुझे कोई गंभीरता सरकार के व्यवहार में दिखाई नहीं दी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के हमने अपना पक्ष रखा है, परंतु ये औपचारिकता रही है, क्योंकि 3 सालों से हम अपने क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश की आवाज़ को उठा रहे हैं और सरकार उस पर गंभीरता नहीं दिखा रही है, ये कहना चाहता हूँ। शिमला के राजीव भवन में आज कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त शिमला शहरी अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने विधिवत रूप से अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखने को मिली। कार्यक्रम में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, शहरी विधायक हरीश चनार था, शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान तथा वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। अपने संबोधन में इंद्रजीत सिंह ने पार्टी नेतृत्व द्वारा जताए गए विश्वास के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने और शिमला शहर के विकास व जनहित के मुद्दों पर सक्रियता से कार्य करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी और आगामी समय में संगठनात्मक मजबूती के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। अध्यक्ष कोई औहदा नहीं बल्कि एक जिम्मेवारी है। मैं अपने बड़े लीडर्स के आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से इसको आगे लेके चलेंगे। हम शिमला के लिए ऐसा संगठन तैयार करेंगे ताकि एक ऐसी नींव वार्ड तक, बूथ तक, स्तर तक हम कांग्रेस पार्टी के इस दस्ते को मजबूत करेंगे, ताकि आने वाले समय में हमारे जो भी चुनाव हो, जो भी चुनौतियां हो, हम उसका सामना कर सकें। इसके लिए आप सबका आशीर्वाद, प्यार
अपेक्षित है। मैं एक बार फिर से अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, और आप सभी लोग जो यहाँ पे आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये वो सभी लोग हैं जो हर समय, चाहे हमारा वार्ड का चुनाव था, मेरा व्यापार मंडल का चुनाव था, मेरा साथ दिया। कांग्रेस पार्टी में मुझे लगभग 35 वर्ष हो गए। इस 35 वर्ष के लंबे सफर में छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे आज भी याद है, अध्यक्ष जी का पहला चुनाव लड़े थे फागी वार्ड से अशोक कुमार पुरी जी के खिलाफ। तो मनोज अधिकारी जी जो उसमें हमारे युवा नेता थे, वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बोला कि आप अध्यक्ष जी को सपोर्ट करो। हम कांग्रेस, वैसे तो मेरा जन्म ही कांग्रेस परिवार में, मेरे पिताजी भी तो कांग्रेस ही रहे हैं, लेकिन मनोज अधिकारी ने हमसे प्रॉमिस किया कि हमें हमारी टीम को जो है क्रिकेट टीम देंगे। वो टीम तो नहीं मिली, लेकिन मैं तो कांग्रेस का ऐसा परिवार मिल गया कि आज तक मैं कंटिन्यूटी में चला हूं। उसके बाद मैंने सिंधौली कॉलेज में NSUI में रहा। फिर 1996 में वेद प्रकाश ठाकुर जी जब यूथ के अध्यक्ष बने, तो उनके साथ मैं ऊपर नंदा जी हमारे सचिव थे। वो भी एक बहुत समय हमने अच्छे से काम किया। उसके उपरांत मुझे शिमला व्यापार मंडल में 2 टर्म मैंने चुनाव लड़े। तो वो और लोगों कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया। उसके उपरांत मुझे माननीय कुलदीप राठौर जी के साथ सचिव का काम मिला है PCC में। इस तरह विभिन्न उसमें रह के कई मेरे एक्सपीरियंसेस रहे। सचिन राव जी जो हमारे वो हैं हमारे, तो उनके साथ भी राष्ट्रीय स्तर पे काम करने का मौका मिला। मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हमारी प्रभारी रजनी पाटिल जी का और विनय कुमार जी का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और आज जिला अध्यक्ष की मुझे नियुक्ति दी। बिल्कुल डेफिनेटली जिस तरह आपने मुझे कहा कि ये जिम्मेवारियों से, जहाँ पद मिला है वहाँ जिम्मेवारियाँ भी बहुत हैं, तो डेफिनेटली सबको साथ लेके एक चैलेंजेस ये थे कि पिछले काफ़ी समय से संगठन यहाँ पे मिसिंग था, लेकिन हम अपनी पूरी टीम के सहयोग से आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही संख्या में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए। उन सबको साथ लेके सबके सहयोग से हर वर्ग को साथ दिया जाएगा और शिमला शहर में एक अच्छी टीम बनाई जाएगी, ताकि हम हर बूथ तक, हर वार्ड तक जाके एक अच्छा संगठन तैयार करें और आने वाले समय में जो हमारे चुनाव आए उसमें हम एक अच्छा रिजल्ट दें। बैलेंस किस तरीके से बनाया जाएगा? क्या चैनल भी शामिल किए जाएंगे, लोगों को भी रखा जाएगा? जी बिल्कुल, डेफिनेटली पहले तो जो भी हमारे लीडर हैं, जो स्टेट के लीडर हैं बड़े, उनसे सलाह ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि उनके कौन कौन से वो लोग हैं जो, और कुछ मैं भी कार्य करता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जिनको पूछा नहीं गया, तो मैं कार्यकर्ता का दर्द भली भांति समझता हूँ। तो मुझे पता है कि कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ एक अपने लीडर से एक्नॉलेजमेंट चाहता है, एक एप्रिसिएशन चाहता है। तो मेरे को पता है कि क्या करना है, और आप सभी मीडिया बंधुओं को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आज ये पूरा हमारे साथ सहयोग किया, और मैं अपनी पूरे कांग्रेस संगठन को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में एक अच्छी टीम तैयार करें। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली में मौसम साफ होने के साथ ही मॉल रोड पर एक बार फिर रौनक लौट आई है। हल्की धूप निकलते ही पर्यटक और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मॉल रोड पर चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। ठंड के बीच धूप की हल्की गर्माहट ने लोगों को राहत की सांस दी है और बाजार क्षेत्र में चहल पहल भी देखने को मिल रही है। बीते दिनों मनाली और कुल्लू घाटी में हुई भारी बर्फबारी ने जहां क्षेत्र को बर्फ की सफेद चादर में ढक दिया था, वहीं पर्यटन कारोबार को भी नई
ऊर्जा प्रदान हुई है। बर्फबारी के बाद मनाली में पर्यटकों की आमद लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे होटल व्यवसायियों, टैक्सी चालकों, दुकानदारों और पर्यटन से जुड़े अन्य लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। मनाली का मॉल रोड पर्यटकों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ पर खरीदारी, कैफे, रेस्टोरेंट्स और स्थानीय हस्तशिल्प की दुकानों के कारण पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। दिन के समय अधिकतर पर्यटक सोलंग नाला, रोहतांग क्षेत्र, हिडिंबा मंदिर, विशिष्ट कुंड और अन्य पर्यटन स्थलों की ओर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है मॉल रोड पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। पर्यटक यहाँ न केवल खरीदारी करते हैं बल्कि बर्फ के ढके पहाड़ों के बीच घूमते हुए मनाली की खूबसूरती का आनंद भी लेते हैं। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार मॉल रोड पर सबसे अधिक भीड़ शाम के समय देखने को मिलती है। जैसे ही पर्यटक दिन भर की घूमने फिरने की गतिविधियों के बाद वापस लौटते हैं, वे शाम को बाजार में घूमने और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए मॉल रोड का रुख करते हैं। कैफे और रेस्टोरेंट में भी खासा उत्साह देखने को मिलता है। पर्यटक गर्म कॉफी, चाय और हिमाचली व्यंजनों का आनंद लेते हुए मनाली की ठंडी शामों को यादगार बना देते हैं। मनाली और कुल्लू घाटी में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी ने पर्यटन कारोबार में नई रौनक ला दी है। लंबे समय बाद हुई अच्छी बर्फबारी के कारण पर्यटक बड़ी संख्या में मनाली पहुंच रहे हैं। बर्फ से ढकी वादियां और पहाड़ पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इस सीजन की बर्फबारी ने होटल बुकिंग में बढ़ोतरी की है। कई होटल लगभग फुल हो चुके हैं और आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। केवल पर्यटक ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी मौसम साफ होने के बाद मॉल रोड पर घूमने निकल रहे हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि बर्फबारी के बाद मौसम थोड़ा खुलने से वातावरण बेहद सुंदर हो गया है और ऐसे में बाजार में घूमना सुखद अनुभव देता है। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह रहा तो मनाली में पर्यटन सीजन और बेहतर हो सकता है। बर्फबारी के बाद साफ मौसम पर्यटकों के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इससे वे बर्फ का आनंद भी उठा सकते हैं और यात्रा में भी परेशानी कम रहती है। मनाली की प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के जंगल और मॉल रोड की रौनक इसे देश विदेश के पर्यटकों के लिए खास बनाती है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और इस बार भी बर्फबारी के बाद मनाली एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गया है। शिमला शहरी विधायक हरीश चन्नाथा ने मीडिया से बातचीत करते हुए नवनियुक्त शिमला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह को बधाई दी। उन्होंने पार्टी हाईकमान, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार का धन्यवाद करते हुए कहा कि संगठन को एक मेहनती अध्यक्ष मिला है। हरीश चन्नाथा ने कहा कि नए अध्यक्ष के साथ मिलकर संगठनात्मक गतिविधियों को गति दी जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले कुछ समय से कार्यशैली में अपेक्षित सक्रियता नहीं थी और जिस तरह की गतिविधियां होनी चाहिए थी वह नहीं हो पा रही है। उनके अनुसार शिमला शहर से जो संदेश जाना चाहिए था वह प्रभावी ढंग से नहीं गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नए नेतृत्व से राजधानी होने के नाते शिमला से हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विकास से जुड़े मुद्दे पर बात करते हुए विधायक ने कहा कि शिमला शहरी क्षेत्र को नाबार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और रोड डेवलपमेंट जैसी योजनाओं से पर्याप्त फंडिंग नहीं मिलती है। उन्होंने मांग की कि इन योजनाओं का लाभ शिमला शहरी क्षेत्र को भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि शहर में सब्जी मंडी के निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है, जिससे स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है। मैं सबसे पहले तो हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं श्री इंद्रजीत सिंह जी, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हाईकमान का और स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार जी का, जिन्होंने हमें एक जुझारू और एक मेहनती एक अध्यक्ष दिया है और हम उम्मीद रखते हैं कि हम सब साथ होकर काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, क्योंकि अभी कुछ टाइम से जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जो शहरी डीसीसी थी वो काफ़ी डिफंक्ट थी और यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ हो नहीं रही थी जैसे कि होनी चाहिए थी और शिमला शहर से जो मैसेज जाना चाहिए था वो मैसेज जा नहीं पा रहा था। तो अब हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे अध्यक्ष बने हैं और हम उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे, पूरी सरकार उनके साथ सहयोग करेगी और जो शिमला शहर से एक कैपिटल होने के नाते जो मैसेज जाना चाहिए वो और उस तरीके से और हर इशू पे जो डिबेट होनी चाहिए तो अब हम उस चीज़ में एक्टिव हो जाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि जितनी भी जो पेंडिंग
जो हमारे कार्यकर्ता थे बेचारे, जिनको कहीं एडजस्टमेंट्स नहीं मिल रही थी या जिनको मान सम्मान मिलना चाहिए था, अब इसके बाद इमीडिएटली वो बॉडी भी बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और उसमें हम पूरा बैलेंस रखेंगे। ये करेंगे कि जो हमारे सीनियर लीडर्स भी हैं और जो हमारा यूथ भी है उसकी एक अच्छी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और जो हमारी महिलाएं भी हैं उनके भी एक अच्छे कॉम्बिनेशन बना के इस डीसीसी को बनाएंगे। और हमें उम्मीद है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि एक लिमिटेड से आदमी बनने चाहिए। जो डिज़र्व करते हैं उनको ज़रूर लाना चाहिए, चाहे वो बड़ी साइज़ की भी बनेगी हमारी डीसीसी, और बनाना ज़रूरी है क्योंकि शिमला एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। क्योंकि जो ये एक सीट है जो यहाँ की डीसीसी की, वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट है, शिमला शहर की सीट है, और जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीट्स हैं आगे यहाँ से मैसेज देने के लिए। अभी हमारी 2 बजे बैठक है मैंने मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ और पूरे फाइनेंस की टीम के साथ और सरकार के साथ, जो हमारी विधायक प्रायोरिटीज़ है उसके बारे में ये चर्चा होगी। जो एक ख़ास बात शिमला शहर के जो एक अनफॉर्चुनेटली हमारे फेवर में नहीं जाती है, वो ये बात है कि हमारे को ना कोई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं मिलती है, ना कोई हमारे को नाबार्ड से फंडिंग मिलती है, ना ही कोई हमारे को रूरल डेवलपमेंट या दूसरी तरीके जैसे और कॉन्स्टिट्यूंसी में फंडिंग्स आती है विभिन्न हेड्स के थ्रू, वो हमारे डिपार्टमेंट को फंडिंग्स नहीं मिल पाती है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि उसके एवज में जितनी फंडिंग दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में विभिन्न स्कीमों के थ्रू हो रही है, हमें भी वो फंडिंग किसी न किसी स्कीम के थ्रू कंपनसेट किया जाए। सपोज एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके करोड़ रुपए जा रहा है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उतनी ही फंडिंग आनी चाहिए जितनी फंडिंग और कॉन्स्टिट्यूंसी में जाती है। हाँ, जहाँ तक कि बड़े प्रोजेक्ट्स की बात है, बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत पाइपलाइन में आ चुके हैं। सब्जी मंडी के लिए 140 करोड़ रुपया हमारे को सैंक्शन हो चुका, फाइनल सैंक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूडी के लिए गया है, और उम्मीद है कि हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ से ये सैंक्शन भी आ जाएगी। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, हमारे यूडी मिनिस्टर को और हमारे मेयर साहब को और पूरी शिमला की जनता को। दूसरा हमारा एक टनल का है टालैंड टू आईजीएमसी, उसका हमारा प्रपोजल लगभग पूरा हो चुका है। उसमें भी हमारे को उम्मीद है कि मार्च इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर 100-150 करोड़ उसमें हमारे को आएगा, ताकि हम उसको शीघ्र से शीघ्र उसका काम करें। जहाँ तक कि रोड्स की बात है, वाइडनिंग ऑफ रोड्स का जो फाइल फाइनली अब वहाँ निकल चुकी है, और उस फाइल में जो फॉर्मेलिटीज़ थी एक्वायरिंग की और एक जिसे कहते हैं कंपनसेट करने की, वो फाइल भी लगभग हमारी अब फाइनल हो चुकी है। तो उसमें भी कार्य रोड वाइडनिंग के, सर्कुलर रोड को वाइडनिंग का कार्य शीघ्र से शीघ्र शुरू हो जाएगा। तीसरा हमारा एक फ्लाईओवर है क्लीनी चौक से ऊपर टालैंड तक, तो और वहीं से टनल का हमारा प्रपोजल है, उसका ब्लूप्रिंट आ गया, उसमें तो पैसा भी आया हुआ है, उसके टेंडर का प्रोसेस है, उस टेंडर का प्रोसेस को शीघ्र से शीघ्र किया जाएगा। उसमें FRA और दूसरी क्लियरेंसेस आ चुकी हैं। मैं इसलिए ये बात बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो डिलेज हुई है, ये सिर्फ कुछ फॉरेस्ट के कारण हुई है कि फॉरेस्ट से हमारे को जो परमिशन जाती है और उसमें टाइम लग रहा है वापस आने के लिए, और कुछ एक हमारे जैसे कि अभी हमारी रोप वे 26-250 करोड़ की वो रोप वे है, तो उसका जो फाइनल होना है वो मार्च के अंदर अंदर इसके टेंडर कमिटमेंट हो चुकी है कि मार्च के अंदर अंदर इसके टेंडर हो चुके हैं, उसके सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है, और मार्च में इसके टेंडर होकर इमीडिएटली इसमें काम शुरू होगा, जिसमें ये 13 स्टेशन है। और मुझे लगता है कि इस रोप वे के लगने से हमारे को ट्रैफिक में काफ़ी राहत मिलेगी, और क्योंकि एरियल जिसे कहते हैं ट्रैवलिंग से जहाँ जहाँ लोगों ने जाना है तो मैक्सिमम वो उसको केटर करते हैं। शिमला के राजीव भवन में लोक निर्माण मंत्री एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए नवनियुक्त शिमला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह को बधाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार का धन्यवाद करते हुए कहा कि संगठन को मेहनती अध्यक्ष मिला है। मंत्री ने कहा कि इंद्रजीत सिंह एक सक्रिय समाज सेवी है और पार्षद के रूप में भी उन्होंने
कई बार सराहनीय कार्य किए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि शिमला शहर में संगठन को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इस दौरान आरडीजी से पूछे गए सवाल पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि हिमाचल प्रदेश को अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस यह ग्रांट मिलती रही है। उन्होंने कहा कि इसका बंद होना सही नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कल कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। शहरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये एक अच्छे समाज सेवी हैं। पूर्व में यहाँ के जो है विकार मंडल के भी अध्यक्ष रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने अच्छा कार्य जो है वो हमारे यहाँ पे जो है पार्षद के रूप में भी किया है। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ पे संगठन को मजबूत करने में, खास करके शिमला शहर में, क्योंकि शिमला शहर हमारा प्रदेश का कैपिटल है और सारे कार्यक्रम यहीं से उसकी आगाज़ होती है, उसकी शुरुआत होती है। तो एक अच्छा योगदान रहेगा और आज एक अच्छी टीम है यहाँ से जो हमारे स्थानीय विधायक है आदरणीय हरीश जनाटा जी, इनके साथ पूरा तालमेल के साथ ये कार्य करेंगे और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं आदरणीय विनय कुमार जी, मुख्यमंत्री जी हैं, सब लोग मिलकर एक टीम वर्क की तरह कार्य करेंगे और जितने भी यहाँ के मसले हैं लोगों के, पार्टी के भी हैं, लोगों के भी है, उसको भी उठाने का पूरा कार्य करेंगे, उनकी आवाज़ को मजबूत करने का कार्य करेंगे। और शिमला शहर हमेशा से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बीच में एक दो बार हम यहाँ से पिछले चुनावों में नहीं जीत पाए थे, अगर इतिहास देखें तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे मजबूत रही है, चाहे वो नगर निगम में है, चाहे वो आपके विधानसभा में। उस दृष्टि से हम सब मिलकर इसमें कार्य करेंगे, एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करेंगे और जो भी जिम्मेवारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमको देंगे वो हम पूरी मजबूती से यहाँ पे हम सब मिलकर उसके ऊपर कार्य करेंगे। सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि एक जो हमारा आम बजट है, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल चीज़ भी है, क्योंकि जो भी पहला बजट होगा, पहला सेशन होता है हर साल का, उसको राज्यपाल जी को उसमें एड्रेस करना पड़ता है और क्योंकि ये विशेष सत्र था केवल आरडीजी के लिए, तो उसमें राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है वो उसमें ठीक नहीं लगना था, क्योंकि वो तो बजट सेशन में ही होता है। तो मुझे लगता है एक टेक्निकल कॉज की वजह से भी इसको किया गया है, मगर इसमें हमारा स्पष्ट बिल्कुल मत साफ है। इसमें कोई भी राजनीति की बात नहीं है, इसमें कोई भाजपा नहीं है, कोई इसमें कांग्रेस नहीं है। ये हिमाचल के लोगों की बात है, हिमाचल के 75 लाख लोगों की बात है और ये इतिहास गवाह है कि जब से हिमाचल बना तब से आरडीजी हिमाचल को लगातार मिलती आई। अलग अलग जितने भी फाइनेंस कमीशन आए उन्होंने हमेशा हिमाचल को योगदान दिया, समर्थन दिया। इसलिए दिया क्योंकि हम एक पहाड़ी राज्य थे, छोटे राज्य थे और अपने पाँव पे खड़ा करना का प्रयास किया। मैं तो उस दौर को भी याद कर रहा हूँ जब वाजपेयी जब मुख्यमंत्री थे एनडीए के और वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस समय वाजपेयी साहब ने एक स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश को दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और उस समय धूमल साहब हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी एक स्पेशल पैकेज हिमाचल को दिया गया। तो इसमें आप देखेंगे अलग अलग सरकारें अलग अलग जगह रही, कभी भाजपा की सरकारें दिल्ली में थी और हिमाचल में कांग्रेस की थी और कांग्रेस की हिमाचल में थी, दिल्ली में भाजपा की थी, मगर फिर भी ये चीज़ें रखी गई हैं। तो ये मैं बात इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको राजनीतिक चश्मों से देखा जा रहा है। ये हिमाचल के लोगों के हित की बात है, हिमाचल के 75 लाख लोग के हित की बात है और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इसकी गंभीरता को समझते हुए कल कैबिनेट मीटिंग भी रखी है और कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है एक सर्वदलीय बैठक का भी आयोजन किया गया। अब हमें नहीं पता कि उसमें नेता प्रतिपक्ष और विधायक के साथ ही जो भाजपा के विधायक है वो आएंगे कि नहीं आएंगे। हम तो कहेंगे वो आए, उनको आना चाहिए और इस विषय पे गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। हमने कल देखा कि जो माननीय सांसद है हमीरपुर के, उन्होंने भी ये पहल ली है, उनको भी इसमें आना चाहिए और एक बैठक होनी चाहिए जहाँ पे सभी सांसद बैठकर, सारे विधायक बैठ के मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर हम चर्चा करें कि कैसे हमने हिमाचल की इस लड़ाई को केंद्र के साथ लड़ना है और केवल लड़ना ही नहीं है, हिमाचल के हकों को हमने वापस पैदा करना है, शुरुआत करनी है। तो उस पर एक पॉजिटिव चर्चा होनी चाहिए। मैं फिर से ये निवेदन सभी विपक्ष के साथियों से भी करना चाहता हूं कि कृपया करके इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखें। दिस इज़ अ मैटर रिगार्डिंग दी पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, 75 लाख पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश और उनके हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ थे, है
और आने वाले समय में भी रहेंगे और उसी दृष्टि से इस बैठक का आयोजन जो है वो कल किया जा रहा है। शिमला नागरिक सभा ने सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल चमियाना की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सभा का कहना है कि प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में गिने जाने वाले इस अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। अस्पताल परिसर, परिवहन व्यवस्था, पार्किंग और मरीजों के लिए जरूरी सुविधाएं नाकाफी साबित हो रही है। सभा ने आरोप लगाया कि चमियाना अस्पताल को भले ही एम्स जैसा नाम दे दिया गया हो, लेकिन यहाँ व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के हर कोने से मरीज इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के नाम पर केवल लूट देखने को मिल रही है। सभा ने कहा कि जब 4 लेन पर बड़े बड़े ट्राले और भारी वाहन आराम से गुजरते हैं तो कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जब जनता अस्पताल तक बस सेवा की मांग करती है तो प्रशासन सड़क तंग होने का बहाना बनाकर पीछे हट जाती है। सभा के अनुसार अस्पताल में पार्किंग की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। मरीजों और तीमारदारों को अपनी गाड़ी लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ी करके पैदल अस्पताल पहुंचना पड़ता है। यह बुजुर्गों, गंभीर मरीजों और महिलाओं के लिए बेहद कठिन है। सभा ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर रात 9 से 10 बजे तक मरीज देखते हैं। दूर दराज से आने वाले लोग उम्मीद करते हैं कि इलाज के बाद घर लौट जाएंगे, लेकिन रात में परिवहन न मिलने के कारण उन्हें भट्टा कुफर या संजौली तक पैदल जाना पड़ता है। मरीजों और तीमारदारों के लिए यह स्थिति बेहद असहज और खतरनाक है। शिमला नागरिक सभा ने कहा कि अस्पताल में पूरे दिन रहने वाले मरीजों और तीमारदारों के लिए ना तो खाने की उचित व्यवस्था है और ना ही आसपास कोई बाजार उपलब्ध है। आने वाले समय में मरीजों की संख्या बढ़ने पे हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। सभा ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो आम जनता का लामबंद कर संबंधित विभागों के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। मैं विवेक कश्यप, सचिव शिमला नागरिक सभा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक समस्या आपके सामने रखना चाहते हैं जो शिमला के बहुत बड़ा हॉस्पिटल है चमियाना, जिसको सुपर स्पेशलिटी का नाम तो दिया है, एम्स के नाम से इसको जाना जाता है पूरे प्रदेश के अंदर में, और प्रदेश के पूरे एक एक कोने से यहाँ पर लोग आते हैं। और यहाँ पर जब आते हैं तो आने जाने का कोई साधन उस तरीके से यहाँ पर नहीं है। लोगों को कई महंगी टैक्सियां करके यहाँ आना पड़ता है। तो हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं और चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं, ये जो चमियाना है, आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल को यहाँ खोल दिया है, अगर इसे चलाने की आपकी क्षमता नहीं है तो इसको यहाँ शिफ्ट नहीं करना। जब ये शिफ्ट यहाँ कर दिया है तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को देने की आवश्यकता है, यहाँ पर अगर आपको आईएसबीटी से आना है, मात्र एक टेम्पो ट्रैवल आपने लगाया जिसके अंदर 20 से 22 लोग जो है आते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि कम से कम आपको आईएसबीटी से, ढली से, आपका आईजीएमसी के अंदर से, ओल्ड बस स्टैंड से और ढली बस स्टॉप से, यहाँ से लगातार जो है आधे आधे घंटे के अंदर बसें यहाँ पर लगानी चाहिए ताकि जो मरीज है उनको आने जाने में समस्या ना हो। यहाँ पर रात के समय में भी डॉक्टर जो है 10-10 बजे तक बैठते हैं और रात के समय में चमियाना से भट्टा कुफर संजौली तक लोगों को जो है पैदल ही जो है जाना पड़ता है। यहाँ पर ना कोई इस रास्ते के अंदर स्ट्रीट लाइट्स है, ना दूसरी कोई व्यवस्था है। तो हम मांग करते हैं कि यहाँ पर बसें सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो बसें चलाई जाए, क्योंकि सुबह जो टेस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं तो इसलिए लोगों को जल्दी पहुंचना वहां पर जरूर। तो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को जो है सुचारू किया जाए। दूसरा, जो बार बार प्रशासन भी कहता है कि हम लोग जो है वो बार बार जो जाम की बात यहाँ करता है, दूसरी बातें करता है, तो हमारा मानना है हम भी उस रोड के अंदर में लगातार चलते हैं तो वहां पर हमने देखा कि बड़े बड़े डंपर भी वहां पर जो है निकल जाते हैं। तो हम बड़ा डंपर की हम बात नहीं करें, कम से कम छोटी बसें जो है वहां पर लगातार लगाई जाए ताकि जो है लोगों को वहां पर सुविधा मिल सके। दूसरा, अगर कोई अपनी गाड़ी से भी वहां पर जाता है, हमने देखा है कि जिस दिन ओपीडी वहां पर होती है तो लगभग 1-1 किलोमीटर तक जो है वो जो गाड़ियों की लाइनें लग जाती है और 1 किलोमीटर से लोगों को पैदल वहां जाना पड़ता है। तो हमारा ये भी है कि यहाँ पर बिल्डिंग जैसे बढ़ रही है, क्योंकि आने वाले समय में निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है ये आपका जो लोगों का आगमन है यहाँ पर बढ़ेगा, आवाजाही बढ़ेगी। तो हमारा ये भी मानना है कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग अभी बन रही है इसके साथ साथ जो एक बड़ी पार्किंग का निर्माण भी यहाँ पर किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी मांग जो है प्रशासन से करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ये लगातार जो
लोग आते हैं, पूरा दिन भी यहाँ रहना, कई बार सुबह 7-8 बजे से लोग आकर और रात को 8-9 बजे तक यहाँ से वापस जाते हैं। तो खान पान की और कुछ जरूरी सामान की जो दुकानें वो भी वहाँ पर नहीं, तो इसका भी जो है दुरुस्त जो है कि इंतजाम यहाँ पर प्रशासन को करना चाहिए। इसके साथ साथ ये क्योंकि बिल्कुल एक कोने के अंदर में शहर के है, तो छोटे छोटे टेस्ट के लिए भी कई बार जो है संजौली या बाजार के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। तो हमारा मानना कि यहाँ पर जो टेस्ट है, यहाँ पर सिटी स्कैन, MRI और दूसरी जो और भी अल्ट्रासाउंड, ये सारी जो टेस्ट की सुविधाएं ये भी जो है यहाँ पर दुरुस्त किया जाए, इसको भी जो बढ़ाया जाए। तो यही मांग करने के लिए हम आपके बीच में आए और प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में अगर आपने इन समस्याओं को दूर करने का तो दूर नहीं कि तो हम जो है जनता को लामबंद करते हुए एक बड़ा आंदोलन जो शिमला शहर के अंदर में तैयार करेंगे, जिसका जो है खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा।